अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद जवाद एंड आई एम योर फिज़िक्स टीचर। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने यूनिट नंबर 2 स्टार्ट किया था काइनेमेटिक्स, और काइनेमेटिक्स को हमने बड़ा डिटेल के साथ डिस्कस किया था कि काइनेमेटिक्स क्या होता है एंड किस अबाउट हमने डिस्कशन करनी है काइनेमेटिक्स चैप्टर के अंदर, ठीक है। एंड फिर जो हम लोगों ने लास्ट टॉपिक डिस्कस किया था वो था ग्राफ और डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में हम डिटेल के साथ स्टडी कर चुके थे। आज जो हम लोगों ने डिस्कस करना है वो है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ कि स्पीड टाइम ग्राफ क्या होता है। अब स्पीड टाइम ग्राफ की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा हम रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास ग्राफ क्या होता है, ठीक है। तो ग्राफ हमने क्या कहा था कि हमारे पास एक ऐसा इफेक्टिव है जो कि रिलेशनशिप शो करता है बिटवीन फिजिकल क्वांटिटीज़, मतलब कोई भी दो या दो से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान में जो एक इफेक्टिव वे है रिलेशनशिप शो करने के लिए, वो क्या है, वो ग्राफ है। तो अब अगर हम बात करें कि हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ क्या है, तो देखें स्पीड आपके पास एक फिजिकल क्वांटिटी है, इसी तरीके से एक टाइम भी फिजिकल क्वांटिटी है। तो स्पीड और टाइम के दरमियान में जो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ कहलाएगा। तो स्पीड टाइम ग्राफ को आप कैसे डिफाइन करेंगे, द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन स्पीड एंड टाइम इज कॉल्ड स्पीड टाइम ग्राफ। कि जो आपके पास स्पीड और टाइम के दरमियान में जो आप ग्राफ प्लॉट करेंगे वो क्या कहलाएगा, आपके पास स्पीड टाइम ग्राफ कहलाएगा, ठीक है। अब हमने ग्राफ ड्रा भी किया हुआ है, इसे भी हम डिटेल के साथ देखेंगे। थोड़ा सा हम इसके पहले मेन पर्पस देख लें कि हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ का जो यूज़फुल पर्पसेज हैं वो क्या है। तो अब आपने याद रखना है कि आपके पास जो स्पीड टाइम ग्राफ के जो यूज़फुल पर्पसेज हैं वो दो हैं, ठीक है। कितने पर्पसेज हैं, 2 पर्पसेज हैं यूज़फुल पर्पस। फर्स्ट क्या है कि जो स्लोप या ग्रेडियंट होता है स्पीड टाइम ग्राफ का, ठीक है। स्पीड टाइम ग्राफ की जो स्लोप या जो ग्रेडियंट होगा वो आपको क्या शो करेगा, वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन शो करेगा, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट याद रखना है कि जो स्लोप या ग्रेडियंट होगा स्पीड टाइम ग्राफ का वो आपको किस बारे में इंफॉर्मेशन देगा, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में इंफॉर्मेशन देगा, मतलब कि वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को शो करेगा। एंड सेकंड पर्पस इज जो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ होता है, या स्पीड टाइम ग्राफ जो आप कह सकते हैं कर्व जो है उसके अंदर जो एरिया होता है, ठीक है, तो वो क्या शो करता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो सेकंड पर्पस क्या है कि जो एरिया अंडर द स्पीड टाइम कर्व होगा, ठीक है, वो आपको क्या शो करेगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। वन बाय वन हम देखेंगे आज। अभी जो फर्स्ट हमने डिस्कस करना है वो हमने क्या डिस्कस करना है कि जो स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ होगी, ठीक है, वो हमें क्या देगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगी। अब हमने ये चेक करना है कि जो स्लोप है स्पीड टाइम ग्राफ की वो हमें किस तरह मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देती है, या किस तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ जो एक्सेलरेशन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। तो कंसीडर करें कि हमारे पास एक बॉडी है जिसने रेस्ट से स्टार्ट लिया। तो कोई भी बॉडी जब रेस्ट से स्टार्ट लेती है तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी या स्पीड क्या होगी, 0 मीटर पर सेकेंड। मतलब बॉडी ने रेस्ट से स्टार्ट लिया एंड आफ्टर 4 सेकेंड जब आपने बॉडी की वेलोसिटी चेक की तो वो कितनी थी, 8 मीटर पर सेकेंड। तो मतलब बॉडी ने 0 मीटर पर सेकेंड से उसकी वेलोसिटी के अंदर इंक्रीज आया और 8 मीटर पर सेकेंड हो गई कितने टाइम के अंदर, 4 सेकेंड के अंदर। तो अब इसे हम ग्राफिकली प्लॉट करते हैं। तो देखें हमने एक ग्राफ कैसे प्लॉट किया जाता है, ग्राफ कैसे ड्रा किया जाता है, तो इसके बारे में हमने डिटेल के साथ देखा था। एंड उसके अंदर स्लोप को कैसे फाइंड किया जाता है वो भी हमने डिटेल के साथ देखा हुआ है, ठीक है। अभी जो हमारे पास यहाँ पे हमने, चलिए मैं जर्नली थोड़ा सा रिकॉल कर लेता हूँ कि हम एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं, 2 पोजीशन या 2 पॉइंट आप लेते हैं, कि इनिशियल पॉइंट और एक क्या होता है, फाइनल पॉइंट होता है, ठीक है। उन दोनों पॉइंट्स के ऊपर आप क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं। दोनों पॉइंट्स के ऊपर जब आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रा करते हैं तो फिर उन दोनों पॉइंट्स को आप क्या करते हैं, आपस में मिला देते हैं। जो इस लाइन से आप उन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हैं वो आपके पास क्या कहलाती है, स्लोप कहलाती है। अब जो आपका डिफरेंस आप फिर निकालते हैं, ठीक है। डिफरेंस आप कैसे निकालते हैं कि ये आपका जो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर हॉरिजॉन्टल एक्सिस उनका डिफरेंस निकालते हैं, और इसी तरीके से इनिशियल और फाइनल जो वर्टिकल एक्सिस होते हैं उनका आपने क्या निकालना होता है, डिफरेंस निकालना होता है। एंड डिवाइड करते हैं वर्टिकल डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, तो आपको क्या मिलती है, स्लोप मिलती है। ये वो सारे पॉइंट्स हैं जो स्लोप ऑफ ग्राफ के हैं, जो कि इनिशियली ग्राफ को स्टडी करते हुए हमने डिस्कस किए थे, ठीक है। अभी हम वापस आते हैं कि हमने क्या कहा कि हमने कंसीडर किया एक बॉडी जिसने रेस्ट से स्टार्ट लिया, उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 मीटर पर सेकेंड, एंड आफ्टर 4 सेकेंड उसकी वेलोसिटी हो गई 8 मीटर पर सेकेंड। तो ग्राफिकली हमने क्या किया कि वर्टिकल एक्सिस के ऊपर हमने स्पीड को रखा, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के ऊपर हमने किसको रखा, टाइम को रखा, ठीक है। अब हमने क्या कहा ना, 0 से स्टार्ट लिया, तो 0 ये है, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट, यहाँ से उसने स्टार्ट लिया एंड आफ्टर 4 सेकेंड उसकी जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ तक उसने मूव की, मतलब इस वेलोसिटी की इसकी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई। और इसी तरीके से टाइम क्या था, टाइम था 4 सेकेंड। अब देखें हमने 4 सेकेंड एंड 8 मीटर पर सेकेंड को ज्वाइन किया जिस पॉइंट के ऊपर, वो ये पॉइंट आता है, ठीक है। अब ये इनिशियल पॉइंट है और ये कौन सा पॉइंट है, फाइनल पॉइंट है। अब ये जो मैंने रेड लाइन ड्रा की, ये बेसिकली इनिशियल और फाइनल पॉइंट को आपस में क्या करिए, ज्वाइन करिए, और इसी को हम क्या कहते हैं, स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं,
स्लोप कहते हैं। अब ये देखें स्पीड है और इधर क्या है आपके पास टाइम है, और इनकी जो स्लोप आएगी वो आपको क्या देगी, वो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगी। अब कैसे देगी ज़रा देखें, यहाँ पे मैंने पॉइंट लिखा भी है, स्लोप ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ वेल गिव्स मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, वो आपको क्या देगी, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देगी। कैसे, अब देखिए स्लोप कैसे निकाली जाती है। अभी मैंने थोड़े टाइम पहले पॉइंट बोला भी है कि स्लोप निकालने के लिए आप क्या करते हैं, आप करते हैं वर्टिकल, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करते हैं आप, हॉरिजॉन्टल, ठीक है, मतलब कि वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय हॉरिजॉन्टल, या डिफरेंस ऑफ वर्टिकल एक्सिस डिवाइड बाय डिफरेंस ऑफ हॉरिजॉन्टल एक्सिस आपको क्या देती है, स्लोप देती है। अब जरा वर्टिकल एक्सिस के ऊपर देखें आपके पास क्या है, स्पीड है, तो देखें ना मैंने क्या लिखा है, स्लोप इज इक्वल टू वर्टिकल के ऊपर क्या चीज़ है आपके पास, स्पीड, तो स्पीड लिखा है, अब चेंज हो रही है ना, 0 से 8 हुई है तो चेंज इन वेलोसिटी लिखा है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ गया, टाइम आ गया। अब देखें 0 से 4 सेकेंड टाइम भी चेंज हुआ, तो टाइम को भी मैंने किस फॉर्म में लिखा है, चेंज की फॉर्म में लिखा है, चेंज इन टाइम, ठीक है। तो स्लोप जो है वो क्या आ गई, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम। तो अब जरा डेफिनेशन बनाए ना, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी विद पैसेज ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो आपके पास जो चेंज आ रहा है वेलोसिटी में विद पैसेज ऑफ टाइम, तो वो आपको क्या देगी, एक्सेलरेशन देगी। तो जो स्लोप है वो किसके बराबर आ रही है, एक्सेलरेशन के। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो आपको क्या दे रही है, एक्सेलरेशन दे रही है, ठीक है। तो अब देखें चेंज को हम कैसे लिखते हैं, जब डेल आता है ना, तो डेल को हम कैसे लिखते होते हैं, वी एफ माइनस वी आई, मतलब फाइनल माइनस क्या करते होते हैं, इनिशियल। तो चेंज का मतलब होता है, आप जब चेंज का मतलब है कि इनिशियल और फाइनल का डिफरेंस, ठीक है, कैसे निकालते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस करते हैं, मतलब डिफरेंस निकालते हैं, ठीक है, वही आपका क्या कहलाता है, चेंज कहलाता है। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ उसको, ये क्या कहलाता है, चेंज कहलाता है। तो चेंज को फिर कैसे लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। इसी तरीके से टाइम के अंदर भी चेंज आ रहा है, तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, फाइनल टाइम माइनस क्या आ जाएगा, इनिशियल टाइम। अब ज़रा ग्राफ में से आपने वैल्यू पुट करनी है कि फाइनल टाइम क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल टाइम क्या है, इनिशियल टाइम क्या है। अब ज़रा फाइनल वेलोसिटी देखें, तो ये देखें, ये इनिशियल थी, ये फाइनल है, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी क्या है आपके पास, 8 मीटर पर सेकेंड, माइनस इनिशियल क्या है आपके पास, 0 मीटर पर सेकेंड। टाइम की बात करें तो फाइनल टाइम क्या था, 4 सेकेंड, और इनिशियल टाइम क्या था आपके पास, 0 सेकेंड। सिंप्लीफाई करें, 8 माइनस 0 8 आएगा, 4 माइनस 0 करें तो 4 आएगा, तो 8 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय क्या आ गया आपके पास, आ गया 4 सेकेंड, ठीक है। अब 8 डिवाइडेड बाय जब आप 4 करते हैं तो आपके पास क्या आता है, 2 मीटर पर सेकेंड। आप देखें ज़रा, यहाँ पे यूनिट क्या है, मीटर, ठीक है, चले मैं यहाँ पे कर देता हूँ मीटर पर सेकेंड, और डिवाइड बाय क्या है, सेकेंड। तो ये देखें जब इसको आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आपके पास क्या आता है, मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। अब आपको यूनिट से भी आइडिया हो गया होगा, तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की। तो आपके पास जो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन आया वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो स्लोप है ये आपको ये क्या शो कर रही है कि जिस बॉडी ने मूव किया है फ्रॉम 0 मीटर पर सेकेंड टू 8 मीटर पर सेकेंड इन 4 सेकेंड, उसकी जो एक्सेलरेशन थी वो क्या थी, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर, मतलब 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन के साथ उसने मूव किया है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि मैंने कहीं पे जो है वो स्पीड का लफ्ज़ यूज़ किया है, कहीं पे मैंने वेलोसिटी का वर्डिंग यूज़ किया है, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखिएगा, मैंने पहले आप लोगों को बता भी चुका हूँ लेक्चर के अंदर कि जो आपके पास ग्राफ होता है, ग्राफ आपका जस्ट मैग्नीट्यूड को डील करता है, डायरेक्शन को डील नहीं करता, ठीक है। तो जो आपके पास ग्राफ है जब वो डायरेक्शन को डील नहीं करता तो हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ को जो चीज़ डिफरेंशिएट करती है वो क्या है, डायरेक्शन है। तो अब चूंकि आपके पास जो यहाँ पे हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, तो फिर हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ दोनों क्या होंगी, सेम होंगी। तो इसीलिए डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी आप डिफरेंशिएट नहीं करते, आप यहाँ पे टर्म्स वेलोसिटी एंड स्पीड दोनों यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे हम जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, और जब मैग्नीट्यूड की बात आएगी तो हमारे पास स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों क्या हैं, सेम थिंग्स हैं। अच्छा, तो देखें जैसे अभी हमने देखा कि हमारे पास जो फर्स्ट पर्पस था वो क्या था कि स्लोप जो होती है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ की, वो हमें क्या देती है, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन देती है। अब हमने सेकंड यूजफुल पर्पस देखना है कि जो हमारे पास एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ होता है वो हमें क्या बताता है, वो हमें बताता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब अगर हम बात करते हैं जब एरिया अंडर द ग्राफ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो है लिटरल नंबर ऑफ इसके सेंटीमीटर्स ले रहे होते हैं पेपर्स के ऊपर, ठीक है, स्क्वायर ऑफ सेंटीमीटर्स ले रहे होते हैं, मतलब कि हम यूनिट मीटर स्क्वायर नहीं ले रहे होते एरिया की। यहाँ पे जस्ट हम
उन क्वांटिटीज़ को अंडर डिस्कशन रखते हैं जिन क्वांटिटीज़ को हम डील कर रहे होते हैं या जिन क्वांटिटीज़ के दरमियान में हमने ग्राफ ड्रा किया होता है। तो बेसिकली उस क्वांटिटी का जो है वो कुछ ना कुछ रिलेशन हमारे पास एरिया के साथ आ रहा होता है विद मैथमेटिकल फॉर्म, ठीक है, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट से उसके साथ रिलेट कर रहा होता है। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जो एरिया अंडर द स्पीड टाइम ग्राफ होता है, ठीक है, या स्पीड टाइम ग्राफ की जो कर्व होती है उसके अंडर जो एरिया होता है वो क्या शो करता है कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, देखें सबसे पहले हम यहाँ पे थोड़ी सी डेरिवेशन कर लेते हैं फॉर डिस्टेंस कि देखें स्पीड की अगर हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो स्पीड किसके बराबर होता है, स्पीड हमारे पास होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय लैप्स टाइम, कि बॉडी ने एक टाइम के अंदर कितना डिस्टेंस कवर किया है वो क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। अब अगर मैं सिंबॉलिकली इसे लिखूँ तो v बराबर किसके आएगा मेरे पास, एस आवर, डेल एस आवर किसके बराबर आ जाएगा, डेल टी के बराबर आ जाएगा। तो अब ये क्या शो कर रहा है कि स्पीड जो है वो क्या है, किसके बराबर है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी इन यूनिट टाइम या इन टाइम एलैप्स, ठीक है, ये टाइम इंटरवल के एक टाइम इंटरवल के अंदर बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया वो क्या कहलाती है, स्पीड कहलाती है। अब अगर मैं यहीं से डिस्टेंस फाइंड करना चाहूँ तो मैं डिस्टेंस के लिए रिलेशन बना सकता हूँ कि ये देखें जो टाइम है ये डिवाइड हो रहा है, इसको मैं इधर ले आऊँगा, यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे मेरे पास जो इक्वेशन बनेगी वो डेल एस बराबर आ जाएगा v मल्टीप्लाई बाय डेल टी के। तो अब ये इक्वेशन आपने याद रखनी है कि ये किसको शो करिए, डिस्टेंस को शो करिए कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं कि आप उसकी स्पीड को टाइम के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो आपको क्या शो होगा, क्या मिलेगा, आपको डिस्टेंस मिलेगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। अब देखें ज़रा हम यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो क्वांटिटी हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ की वो रिप्रेजेंट कर रही होती है किसको, एरिया अंडर द कर्व को। मतलब कि ये जो डिस्टेंस आया है, ठीक है, ये जो क्वांटिटी है हमारे पास ये बेसिकली किसको शो कर रही है, ये जो एरिया है हमारे पास स्पीड टाइम ग्राफ कर्व के अंडर, ठीक है, इसको शो कर रही होती है। अब कैसे, देखें हमने एग्जांपल वही ली हुई है, यहाँ पे थोड़ा सा हमने उसके अंदर चेंजेस लाई हैं कि आपने एक कोऑर्डिनेट एक्सिस लिया और उस कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर आपने स्पीड टाइम ग्राफ ड्रा किया, मतलब ये स्पीड रखा और यहाँ पे आपने क्या रखा, टाइम रखा। अब यहाँ पे देखें मैंने एक पॉइंट आपको बताया था कि हम हमेशा हॉरिजॉन्टल पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं, वर्टिकल के ऊपर हम हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटी को रखते हैं। तो अब देखें स्पीड और टाइम दो क्वांटिटीज़ है ना, फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। अब यहाँ पे टाइम हमारे पास क्या है, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, तो हमने हॉरिजॉन्टल के ऊपर रखा और स्पीड डिपेंडेंट है। आप चाहेंगे तो बॉडी की कुछ ना कुछ स्पीड होगी, आप नहीं चाहेंगे, अगर गाड़ी रेस्ट पे है तो स्पीड ज़ीरो है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे ये क्या है, डिपेंडेंट क्वांटिटी, उसको हमने किस पे रखा, वर्टिकल में रखा। टाइम को हमने लिया हुआ है सेकंड में और स्पीड को हमने लिया हुआ है मीटर पर सेकंड में, ठीक है, जो कि सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग यूनिट्स हैं इसकी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखें हमने ये कहा कि बॉडी जो है ना 4 सेकंड तक, 0 से 4 सेकंड तक उसने 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव किया। ये देखें, ये हमने क्या शो करी है कि बॉडी ने जो है ना 4 सेकंड तक 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ ट्रेवल किया है। तो ये हमने जब इधर से इन दोनों को ज्वाइन किया तो ये वाला पॉइंट आता है। अब ये देखें, ये पूरा हमारा वो रीजन है जो कि या वो एरिया है जो कि अंडर द कर्व है। ये कर्व है ना, ये स्लोप है कि बॉडी जो है ना वो कंटिन्यूसली 4 सेकंड तक उसने 8 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ मूव किया है। तो ये जो आपके पास रीजन आ रहा है या ये जो एरिया है, अब इस एरिया को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये एरिया क्या शो करेगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब कैसे कि देखें, फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे यही कहा कि हम एरिया जो है रेक्टेंगुलर जो शेडेड रीजन है, ठीक है, आप देखें ये एक रेक्टेंगुलर शेप बन रही है ना, रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा है हमारे पास, शेडेड रीजन है, इसको हमने कैलकुलेट करना है। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, एरिया का फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो अब जरा देखें कि हमारे पास एरिया जो है वो किसके बराबर है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो मैं इसको एरिया इज इक्वल टू सिंबॉलिकली लिखूं तो एल मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा, विड्थ आएगा। अब देखें, ये आप इसको लेंथ मान लें, इसको आप मान लें, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास विड्थ है, ठीक है। देखें ना, ये लेंथ है आपके पास, ये देखें ऐसे बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये कुछ इस तरीके से बन रहा है, ठीक है। तो ये जो आपके पास रीजन है इसको आप लेंथ मान लें और इसको आप क्या मान लें, विड्थ मान लें। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आपको क्या देगा, इस रेक्टेंगुलर जो शेडेड रीजन है, ठीक है, जिसको हमने शेडेड फॉर्म में बनाया हुआ है, इसका क्या देगा, एरिया देगा, ठीक है। अब ज़रा देखें, हमारे पास लेंथ के ऊपर क्या चीज़ हमने ली हुई है, टाइम लिया हुआ है, एंड हमने जो वर्टिकल है, ठीक है, जो हमारे पास विड्थ है उसके ऊपर हमने क्या लिया हुआ है, स्पीड लिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसे कर सकता हूँ कि मेरे पास जो एरिया है वो बराबर किसके आ रहा है, वो बराबर आ रहा है मेरे पास डेल टी मल्टीप्लाई बाय किसके आ रहा है, डेल वी के,
ठीक है। तो अब ज़रा इसको मैं अरेंज करके लिख सकता हूँ, ठीक है। तो जब मैं इसे क्या करूँगा, अरेंज करूँगा, तो अरेंज करके कैसे लिखूँगा मैं इसको, ठीक है। अरेंज करके जब हम लिखेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा डेल वी मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। तो आपके पास यहाँ से जो एरिया आएगा, ठीक है, वो किस तरीके से आ जाएगा कि मैं इसको पहले अरेंज कर लेता हूँ, डेल वी मल्टीप्लाई बाय डेल टी, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन है ना, पहले जो भी आ जाए कोई इशू तो नहीं है, आंसर तो दोनों का सेम आएगा। अब ज़रा वैल्यू पुट करें ना यहाँ से, तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आया आपके पास, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से जो आपके पास आया है कितना है, 8 मीटर पर सेकेंड। अब इसी तरीके से आपके पास जो टाइम आया है वो कितना आया है, 4 सेकेंड आया है। तो अब ज़रा देखें यहाँ पे ये जो 4 सेकेंड है, ये सेकंड जो है इस सेकंड के साथ क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में ये मल्टीप्लाई में, तो कैंसिल हो जाएंगे। 8 को जब आप 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो जो एरिया आएगा आपके पास वो क्या आएगा, वो आएगा 32 मीटर। अब ज़रा यूनिट देखें तो आपके पास क्या आ रही है, मीटर आ रही है। और मीटर आपके पास जो यूनिट होती है वो होती है डिस्टेंस की, नॉट एरिया, ठीक है। तो अभी मैंने कहा था ना कि जो आपके पास एरिया है यहाँ पे अंडर द कर्व, ये बेसिकली क्वांटिटी को डील कर रहा होता है, उस क्वांटिटी के रिस्पेक्ट से आ रहा होता है, ठीक है। तो अगर हम यूनिट की बात करें तो यूनिट के अकॉर्डिंग ये डिस्टेंस बनता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास डिस्टेंस आया है वो कितना है, 32 मीटर के, मतलब बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है, डिस्टेंस कवर किया है। अच्छा, तो जैसे हमने पहले अभी किसी रेक्टेंगल का एरिया फाइंड किया था, तो सेम इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि आप किसी ट्रायंगुलर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करें और ये देखना चाहें कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें हमने क्या किया था, हमने एक रेक्टेंगल शेडेड रीजन लिया था, उसका हमने एरिया फाइंड किया। उसके लिए सिंपल मैथमेटिकल फॉर्म आपको पता है कि लेंथ मल्टीप्लाई बाय जब आप विड्थ करते हैं तो आपको क्या मिलता है, आपको एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलता है। क्या मिलता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मिलता है। अब अगर आप चाहते हैं कि आप एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करें तो ठीक है, तो आप किस तरीके से फाइंड करेंगे, देखें कुछ स्टेटमेंट मैंने लिखी है। सिमिलरली इफ यू वांट टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगुलर शेडेड रीजन, अगर आप एक ट्रायंगुलर शेडेड रीजन का एरिया फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए ये देखें, आपने टर्म्स याद रखनी है। एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो आपके पास बराबर होता है हाफ ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मतलब क्या है इस बात का, देखें ये आपके पास एक रेक्टेंगल शेप है, जब आपने इसे हाफ करते हैं तो ये जो इसका हाफ आपके पास आता है, ये हाफ किसका है, ये उस रेक्टेंगल का हाफ है। तो जब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल लेंगे तो वो हाफ ऑफ द एरिया ऑफ क्या होगा, रेक्टेंगल होगा, ठीक है। ये आपने याद रखना है। तो मैथमेटिकली फिर हम इसी पॉइंट को कैसे लिखेंगे कि एरिया ऑफ जो ट्राइंगल है वो हमारे पास किसके, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के बराबर है। मतलब इसको आप ऐसे रीड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। अब देखें मैंने एक स्पीड टाइम ग्राफ लिया जो कि पहले हम 2-3 दफ़ा इसे ड्रा कर चुके हैं। आपने वर्टिकली क्या लेते हैं आप स्पीड, हॉरिजॉन्टली आप क्या लेते हैं टाइम, ठीक है। मैं बता चुका हूँ कि हॉरिजॉन्टली आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं जो कि टाइम है आपके पास, ठीक है। और वर्टिकली आप किसको लेते हैं, डिपेंडेंट क्वांटिटी को लेते हैं जो कि आपके पास क्या है, स्पीड है। अब यहाँ पे थोड़ी सी हमने चेंजेस करनी है एज़ कम्पेयर टू दिस, कि यहाँ पे हम ये कहते हैं कि बॉडी ने इनिशियली क्या किया है, रेस्ट से स्टार्ट लिया है। मतलब इनिशियली उसकी वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, टाइम भी क्या था, 0 था। लेकिन जैसे ही उसने स्टार्ट लिया तो आफ्टर 4 सेकेंड आपने जब देखा तो उसकी जो वेलोसिटी थी वो क्या थी आपके पास, 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब कि जब आपने आफ्टर 4 सेकेंड उसकी वेलोसिटी चेक की तो वो उसकी जो वेलोसिटी या स्पीड जिसे आप कहते हैं वो क्या थी आपके पास, 8 मीटर पर सेकेंड। तो देखें जब हम इन दोनों को ज्वाइन करते हैं तो ये पॉइंट हमारे पास आता है ना, तो जब इनिशियल और फाइनल को जिस लाइन से आप ज्वाइन करते हैं तो ये आपके पास क्या होती है, स्लोप। कल भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि क्या होती है आपके पास, स्लोप, ठीक है। तो आपके पास ये जो स्लोप है ये आपको क्या देती है, फर्स्ट पार्ट था इसी का कि आपको देती है किस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में। अब हमने जो चीज़ यहाँ पे कैलकुलेट करनी है वो क्या करनी है, वो हमने एरिया अंडर द कर्व फाइंड करना है कि इस कर्व या इस जो स्लोप के अंडर एरिया है इसको हमने फाइंड करना है, ठीक है। जो हमें क्या बताएगा, हमें ये बताएगा कि बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है। तो अब ज़रा देखें तो ये हमारे पास कोई एक ट्रायंगुलर शेप बन रही है। तो मैंने अभी आपको कहा कि ट्रायंगल का अगर आपने एरिया फाइंड करना है तो वो कैसे फाइंड करेंगे, हाफ ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है। तो देखें मैंने फार्मूला लिखा हुआ है, एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब हमने क्या किया था कि हमने इनमें से एक को लेंथ लिया था और एक को हमने क्या लिया था, विड्थ ले लिया था, ठीक है। या आपने फिर हमने जब उसे अरेंज किया तो हमने कहा कि ये लेंथ है और ये क्या है, विड्थ है। तो ज़रा यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें तो देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ ऑफ क्या आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ आ जाएगा।
अब लेंथ पे हमने किसको लिया हुआ था, हमने लिया हुआ था स्पीड को, एंड विड्थ के ऊपर हमने किसको लिया हुआ था, टाइम को लिया हुआ था। तो ज़रा वैल्यू पुट करें यहाँ पे, एरिया इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। लेंथ अब आपके पास कितनी है, देखें ज़रा कि लेंथ के ऊपर हमारे पास क्या आया था, चले मैं यहाँ पे पुटिंग कर देता हूँ। पहले हमारे पास क्या था, यहाँ पे डेल वी था, मल्टीप्लाई बाय क्या था, डेल टी था। अब आप इसमें वैल्यू पुट करें तो एरिया इज इक्वल टू हाफ। अब स्पीड कितनी है, देखें 8 मीटर पर सेकेंड, कितनी है, 8 मीटर पर सेकेंड आफ्टर 4 सेकेंड। एंड इसी तरीके से टाइम कितना है आपके पास, 4 सेकेंड, टाइम कितना है, 4 सेकेंड। अब देखें आपके पास ये जो सेकेंड है ये और इधर डिवाइड में सेकेंड, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अब जब आप 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो जो एरिया आपके पास आएगा वो हाफ एज इट इज़ आ जाएगा। एंड 8 मल्टीप्लाई बाय जब आप 4 करेंगे तो क्या आएगा, 32 आएगा। अब देखें 32 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 32 ही आएगा। 32 को जब आप डिवाइड करेंगे किसके ऊपर, 2 के ऊपर, तो आपके पास क्या आएगा, 16 आएगा। तो दैट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे जो एरिया आएगा वो एरिया कितना आएगा, 16। और अब देखें यूनिट कौन सी बची थी यहाँ पे, सेकंड को सेकंड के साथ आपने क्या किया था, कैंसिल किया था। तो जो यूनिट बची थी वो आपके पास क्या बची थी, मीटर। तो यहाँ पे फिर आपके पास यूनिट क्या आ जाएगी, मीटर आ जाएगी। अब आप ये चीज़ ज़रा ऑब्जर्व करें, यहाँ पे थोड़ा सा फील करें कि क्या जो मीटर है वो हमारे पास एरिया की यूनिट है, नहीं। अभी मैं बार बार इसी टॉपिक के अंदर यही चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि जो हमारे पास एरिया की यूनिट होती है वो मीटर स्क्वायर होती है। यहाँ पे हम एरिया बेसिकली इस क्वांटिटी को डिस्कस करते हुए एज कंसीडर कर रहे हैं। हमारे पास जो मीटर यूनिट आती है ये लेंथ की यूनिट है, डिस्टेंस की यूनिट है। तो दैट्स मीन कि ये जो एरिया आ रहा है हमारे पास अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ, ये क्या शो करते हैं, हमें डिस्टेंस शो करता है। तो कितना डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया इस दौरान जब बॉडी यूनिफॉर्मली मूव कर रही थी, मतलब कि उसकी स्पीड जो है वो 0 से 4 सेकेंड तक जब उसने मूव किया तो 0 से 4 सेकेंड के अंदर उसकी स्पीड 0 से 8 मीटर पर सेकेंड हुई। मतलब इस स्पीड के साथ वो कंटिन्यूसली क्या कर रही थी, मूव कर रही थी। तो इस दौरान आपके पास जो डिस्टेंस बॉडी ने कवर किया वो कितना डिस्टेंस कवर किया, 16 मीटर डिस्टेंस कवर किया है। तो डेट्स क्लियर। अब आप दोनों में फ़र्क कर सकते हैं कि जब बॉडी ने जो है वो एक कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव किया। कांस्टेंट स्पीड से मुराद ये है कि ओवरऑल 0 से 4 सेकेंड टोटली उसकी जो स्पीड रही है वो आपके पास क्या रही है, वो 8 मीटर पर सेकेंड रही है, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं आया। उस दौरान जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया था वो कितना कवर किया था, 32 मीटर। एंड जब बॉडी की स्पीड के अंदर यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा था, मतलब कि 1 सेकंड में 2 मीटर डिस्टेंस कवर, मीटर पर सेकंड स्पीड के साथ मूव किया, देन 2 सेकंड के ऊपर 4 मीटर पर सेकंड हो गई, 3 सेकंड में फिर हो गई 6 मीटर पर सेकंड, एंड 4 सेकंड के ऊपर हो गई 8 मीटर पर सेकंड। मतलब क्या है कि एक कंटिन्यूसली और यूनिफॉर्मली चेंज आ रहा है बॉडी की वेलोसिटी के अंदर, स्पीड के अंदर। तो इस दौरान जो बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया है वो कितना कवर किया है, 16 मीटर कवर किया है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक अच्छे से अंडरस्टैंड हो गया होगा। फिर भी इस दौरान कोई भी आपको कन्फ्यूजन या क्वेश्चन हो तो काइंडली आप कर सकते हैं। थैंक यू।